शिक्षक साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष का एचपीसी कार्ड किस प्रकार से भरना है। एचपीसी कार्ड अर्थात होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अभी मेरे पास कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक का यह प्रोग्रेस कार्ड है और इसे भरना किस प्रकार से है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमें वीडियो लाने में काफ़ी देरी हुई इस संबंध में, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन बताना चाहूँगा इस वीडियो को बनाने के पूर्व काफ़ी अध्ययन किया गया और काफ़ी अध्ययन करने के पश्चात आपके बीच हम जानकारी को लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है वह सरल हो, स्पष्ट हो और विश्वसनीय हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हों। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कितने अच्छे लगते हैं, क्या उसमें खास बात रहती है। उन्हीं स्पष्टता और सरलता को बनाए रखते हुए आज हम इस वीडियो को आपके बीच लेकर आए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एचपीसी कार्ड की बनावट पे। तो एचपीसी कार्ड जो है 4 स्तर पर बना हुआ है। आप देखेंगे कि एनईपी 2020 के तहत 5+3+3+4 का जो है एक प्रारूप है एजुकेशन सिस्टम जो है, और उसी के अनुरूप में यह जो है एचपीसी कार्ड तैयार हुआ है। फर्स्ट 5 अर्थात फाउंडेशनल स्टेज के लिए अलग एचपीसी कार्ड है। उसके बाद जो सेकंड होता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको हम प्रारंभिक स्तर कहते हैं, वो कक्षा 3 से 5 तक के लिए है। तो आप देखेंगे कि फाउंडेशन स्टेज का, जिसमें बालवाड़ी से लेकर के कक्षा 2 तक का एचपीसी कार्ड बनना है, और अभी हमारे स्कूल में कक्षा 1 और 2 का आया हुआ है। तो ये जो कक्षा 1 और 2 का जो आया हुआ है वो बिल्कुल सेम है, केवल नंबर का अंतर है कक्षा के ग्रेड का। बाकी जितने भी इसमें फॉर्मेट है बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये फाउंडेशनल स्टेज पर है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे प्रिपरेटरी स्टेज पर अर्थात प्रारंभिक स्तर पर, जो कि है कक्षा 3 से लेकर 5 तक का। तो कक्षा 3 से लेकर 5 तक का आप देखेंगे ये भी बिल्कुल सेम है, केवल कक्षा का नाम अलग हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार कक्षा 6वीं से 8वीं तक का, जिसको मिडिल स्टेज कहा जाता है, उनका होगा। वो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, यदि आप देख के बताएंगे कि आप कक्षा 6 से 8 तक का जो है सेम है कि नहीं है। और कक्षा 9वीं से 12वीं तक भी एचपीसी कार्ड सुझाया गया है। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे कि ये जो फाउंडेशन स्टेज पर है अर्थात कक्षा पहली और दूसरी का है, इसे किस प्रकार से भरना है। तो अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कक्षा 3 से 5 तक का कैसे भरना है, और इसमें बहुत कुछ समानता है। और ये भी बता रहा हूँ कि आप कक्षा 1-2 का समझेंगे तो उसके अनुसार से कक्षा 3 और से 5 तक का समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम बात करें कि कक्षा 1 से लेकर 1 से लेकर 2 तक इसको कैसे भरना है। इसके लिए मैं आपको अपना कंप्यूटर में स्क्रीन भी दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से देख सकें। ठीक है। तो यदि आपके पास अभी वर्तमान में ये कार्ड हो तो अपने साथ रख लीजिए, वीडियो के साथ साथ आप देखते जाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छा से फील हो कि कहाँ पर कैसे भरना है। ठीक है। अब आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स डिजाइन हुआ है इस वर्ष का, उसकी खास बात क्या है। कक्षा के जो कोर्स बने हुए हैं वो खास बात क्या है देखेंगे। हमारे शिक्षा का जो है एक उद्देश्य है, और इस बार आपने सुना होगा पहले लर्निंग आउटकम पर बात होती थी, और इस बार बात हो रही है पाठ्यक्रम लक्ष्य अर्थात कैरिकुलर गोल। उसके बाद है दक्षताएं या क्षमताएं, जिसको बोला जाता है कंपिटेंसी, और उसके बाद आ जाता है लर्निंग आउटकम। ठीक है। तो अभी हमारे जितने भी पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं, पाठ्य पुस्तक तैयार हो रहे हैं, वो पाठ्यक्रम के लक्ष्य पर तैयार हो रहे हैं। आप देखेंगे जो नई पुस्तक आए हैं कक्षा 3 का, उसमें आमुख के पहले पेज में पाठ्यक्रम लक्ष्य भी लिखे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पाठ्यक्रम का तैयार हो रहा है वो पाठ्यक्रम लक्ष्य के इर्द गिर्द है। इसलिए इसमें एचपीसी कार्ड में पाठ्यक्रम के लक्ष्य, दक्षताएं और लर्निंग आउटकम को विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है। तो आइए आपको सबसे पहले हम स्लाइड दिखाते हैं जिसमें कक्षा 1 का यह जो प्रगति पत्र है किस प्रकार से है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है
कि आप हमारे इस चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही स्पष्ट जानकारी आती है और कोई जानकारी छूटे मत, इसलिए बेल आइकन को निश्चित तौर पर ऑन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो एचपीसी कार्ड मेरे पास है उसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें अब भाग 1 को भरना सामान्य है, आसान से भर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। आप इन पॉइंट को पढ़ते जाएंगे और भर लेंगे। इसमें ये उपस्थिति वाला जो कॉलम है इसको आप पहले भरिएगा, क्योंकि इसके अनुसार से जो है क्रेडिट स्कोर जो है भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कार्य दिवस और उपस्थिति दिवस है इनको आप पहले भर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है ये कार्य क्षेत्र आधारित कुल क्रेडिट जो भर रहे हैं इसका आधार बिंदु बनने वाले हैं। कौन सा? ये उपस्थिति। ठीक है, तो इनको भरेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे पालक या अभिभावक का अवलोकन दिया गया है, जिसमें पालकों से पूछ करके यहाँ पे हमको टिक लगाना है कि विद्यार्थी के घर या आसपास इनमें से कौन सा संसाधन उपलब्ध है, उस पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो जो जो उपलब्ध है, यदि पुस्तक या पत्रिका है जो कि सभी जगह होंगे, समाचार पत्र होंगे, है ना, इस प्रकार से जो जो यहाँ पर उनके पास उपलब्ध है यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं कार्य क्षेत्र आधारित, तो कार्य क्षेत्र के संबंध में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके संबंध में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, वीडियो में ही मिलेगी और इनके संबंध में। अब हम प्रमुख रूप से आज बात कर रहे हैं ये जो कार्य क्षेत्र दिए गए हैं इस पर। ये आखिर कार्य क्षेत्र है क्या? तो यहाँ पर देखेंगे कार्य क्षेत्र जो दिया गया है शारीरिक विकास। ठीक है, यह क्या चीज है? तो यह जो है डोमेन है। अभी हमने कुछ समय पहले पिछले वर्ष परख अभ्यास पुस्तिका का निर्माण अपने पीएलसी के माध्यम से किया था। आपने भी किए होंगे, उसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो डोमेन दिया गया है, ये जो डोमेन है, इसी डोमेन को यहाँ पर जो है कार्य क्षेत्र के रूप में दिया गया है। आपको इनको भरने से पहले एक गतिविधि का निर्धारण करना है। उस गतिविधि में यह डोमेन का आकलन होना आवश्यक है। ठीक है, अब इस डोमेन के अंतर्गत ये जो है लक्ष्य है, इसको बोलते हैं कैरिकुलर लक्ष्य, कैरिकुलर गोल। यहाँ पर जो सीजी लिखा हुआ है, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, सी फॉर कैरिकुलर और जी फॉर गोल है। तो ये जो CG1 लिखा हुआ है ये पहला लक्ष्य है, कैरिकुलर लक्ष्य, जिसमें बच्चे ऐसी आदतें विकसित करते हैं जो उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखती है। और यहाँ पर जितने भी सी लिखे हुए हैं ये जो है कंपिटेंसी है, अर्थात क्षमताएं हैं। और इस लक्ष्य के भीतर इतनी सारी क्षमताएं हैं। शारीरिक विकास डोमेन के अंतर्गत 3 लक्ष्य हैं, CG1, CG2, CG3। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा डोमेन जो कि है सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। आप देखेंगे यही जो डोमेन है दूसरे कार्य क्षेत्र में है सामाजिक भावनात्मक विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे यहाँ पर टोटल CG4 1, CG5 2, CG6 3 लक्ष्य और है, और इनके अंतर्गत क्या है? कंपिटेंसी है। इसके बाद जो तीसरा डोमेन है वह है संज्ञानात्मक विकास, और यही संज्ञानात्मक विकास आप देखेंगे यहाँ पर कार्य क्षेत्र 3 के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र 4 अर्थात डोमेन 4 भाषा और साक्षरता, आप देख सकते हैं यहाँ पर भाषा और साक्षरता विकास दिया गया, डोमेन 4 है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास, ये डोमेन 5 है, कार्य क्षेत्र 5 है। यहाँ पर देखेंगे वही जो डोमेन 5 है यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद आखिरी है इसमें सकारात्मक सीखने की आदतें, तो यहाँ पर है ये सकारात्मक सीखने की आदतें, सीखने की सकारात्मक आदतें, ये डोमेन 6। क्लियर है? तो यहाँ पर जो कार्य क्षेत्र इसमें दिया गया है दरअसल ये सभी डोमेन है, आयाम है, और इसके अंतर्गत लक्ष्य होंगे और कंपिटेंसी होंगे, अर्थात कैरिकुलर गोल्स और कंपिटेंसी। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना क्या है? एक ऐसी गतिविधि का निर्माण करना है जिसमें हो सके, जितना ज्यादा हो सके, डोमेन को कवर किया गया हो और उसके अंतर्गत कैरिकुलर गोल्स हो और उनके अंतर्गत क्षमताओं का। ठीक है, और इसी के अनुरूप हमारे पाठ्य पुस्तक भी तैयार हुए हैं।
आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कक्षा 1 व 2 में जो मूल्यांकन हो रहा है एचपीसी कार्ड, वो पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं हो रहा है, जैसा कि एससीईआरटी का जो वेबिनार हुआ था उसमें भी बताया गया था। यह जो है डोमेन आधारित अर्थात कार्यक्षेत्र आधारित है। इसी कारण से कक्षा 1 में देखेंगे यहाँ पर जो कार्यक्षेत्र दिए गए हैं इसमें पुस्तक का नाम नहीं है। इसमें आप देखेंगे पुस्तक का नाम नहीं है। इसमें जो है शारीरिक विकास अर्थात कार्यक्षेत्र का नाम है। टोटल जो 6 कॉलम है। और दूसरी ओर अगर आप कक्षा 3 से 5 देखेंगे तो यहाँ पर जो है पुस्तकों का नाम है। ठीक है, क्लियर है। तो कक्षा 1 व 2 का जो आकलन होगा, जो स्पीसी कार्ड होगा, वो डोमेन आधारित होगा। अब आपको एक गतिविधि का चयन करना है। तो गतिविधि निर्माण के लिए आप पुस्तक का हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, या आपके पास और कोई संसाधन उपलब्ध होंगे उसमें कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक गतिविधि तैयार किया है और कोशिश किया है कि उस गतिविधि में सभी आयामों को शामिल किया जा सके। तो आइए मैं आपको गतिविधि दिखाता हूं कि वो गतिविधि किस प्रकार से है। मैंने एक गतिविधि तैयार किया और इसके लिए मैंने इंटरनेट की मदद ली। ठीक है, गतिविधि में देखेंगे क्या हुआ है। गतिविधि का नाम दिया हूं मिट्टी के निराले खिलौने। इस गतिविधि में कौन कौन सी चीजों को लिखना है यह भी बताएंगे। पहले गतिविधि को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक चरण है। प्रक्रिया क्या होगी, शिक्षक बच्चों को एक घेरे में बैठाकर मिट्टी के बारे में सहज बातचीत करेंगे। ठीक है, सामान्य रूप से बातचीत करना है। किस प्रकार से बात करना है, यह प्रक्रिया। यहाँ पे संवाद क्या होगा, बच्चों क्या आपने कभी गीली मिट्टी को हाथ में लगाया है, वह कैसी लगती है? क्या हम मिट्टी से अपनी पसंद के फल या बर्तन बना सकते हैं? तो जब इन प्रश्नों को विद्यार्थियों से एक एक करके पूछा जाएगा प्रश्न को, और विद्यार्थी कोई भी जवाब दे सकेंगे, तो उनमें क्षमता का निर्माण विकास होगा। कौन कौन से क्षमता का, डोमेन 4 जो कि है भाषा और साक्षरता, डोमेन 2 जो कि सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास। कैसे, यहाँ बच्चा सार्थक बातचीत करना सीखेंगे, इससे भाषा और साक्षरता होगा, और वयस्कों से संवाद करना अर्थात बड़े से संवाद करना सीख रहे हैं। अब इस प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होगा उसमें क्या होगा, शिक्षक बच्चों को गीली मिट्टी के गोले देंगे। बच्चे उसे छूकर, दबाकर और सूंघ कर उसका अनुभव करेंगे। गीली मिट्टी दे दिए, अनुभव करेंगे। अब उसके बाद शिक्षक पूछेगा कि मिट्टी छूने में कैसी लगी, मुलायम लगी या सख्त लगी, और इसकी गंध कैसी है। तो इस प्रश्न में कौन से डोमेन है, इस प्रश्न में शारीरिक विकास है और सीखने की सकारात्मक आदतें हैं। यहां पर जो कोड दिया हूं, ये जो कोड जो है C2 अर्थात कंपिटेंसी 2.4 अर्थात दूसरा जो डोमेन है, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। आप देखेंगे ये सब यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसी कोड को यहाँ पे शामिल किया गया है। यहाँ बच्चा स्पर्श, गंध और सूक्ष्म विवरणों का अवलोकन कर रहा है, उससे उनका शारीरिक विकास हो रहा है और सीखने की आदत उनका सकारात्मक हो रहा है। प्रक्रिया 3 है कि शिक्षक सामग्री के उपयोग के नियम बताएंगे कि मिट्टी को केवल अपनी जगह पर रखना है। जो भी उपकरण या औजार जैसे कि प्लास्टिक का चाकू या माचिस की तीली का सुरक्षित उपयोग करना है, ये शिक्षक बताएंगे। और इसमें कौन सा डोमेन और क्षमता हो रहा है, शारीरिक विकास, सीखने की सकारात्मक आदतें। इसमें बच्चा सामग्रियों के सुरक्षित उपयोग और कक्षा के नियमों को अपनाना सीखता है। अगला प्रक्रिया है कि बच्चे मिट्टी से विभिन्न आकृतियां जैसे रोटी, सेब, कटोरी, चूल्हा आदि बनाएंगे। इसमें विद्यार्थी का शारीरिक विकास होगा, सौंदर्य बोध होगा क्योंकि वो सजा करके बनाएंगे, सांस्कृतिक विकास होगा क्योंकि विद्यार्थी ज्यादातर जो है अपनी संस्कृति से जुड़े हुए चीज ही बनाते हैं। यहाँ बच्चा हाथों और उंगलियों के नियंत्रण और 3D कलाकृतियां जो है बनाना सीखता है। इसके बाद है आखिरी अगला चरण जो है गणितीय तुलना और वर्गीकरण। इस गतिविधि में गणित को भी हमने शामिल किया है। आकृतियां बनने के बाद शिक्षक बच्चों से खिलौनों को उनके आकार और वजन के आधार पर छांटने को कहेंगे। जैसे कुल कितने खिलौने बने, भारी खिलौनों को एक तरफ और हल्के खिलौनों को दूसरी तरफ रखें। ठीक है, डोमेन एवं क्षमता, इन सबको लिखना नहीं है, आपको बता दो, ये सब आपके समझने के लिए, लिखना तो बहुत कम है, ये केवल प्रक्रिया है। तो यहाँ देखेंगे इसमें इस डोमेन और इस क्षमता का हुआ है। यहाँ बच्चा वस्तुओं को गुणों के आधार पर छांटना, गिनती करना और वजन करना, वजन का सरल मापन करना सीखेंगे। अगला चरण है जिसमें सहयोग और सामाजिक जुड़ाव है।
बच्चे एक दूसरे के काम को देखेंगे और यदि किसी के पास मिट्टी कम है तो उसे साझा करेंगे। इससे क्या होगा? सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होगा। इसमें बच्चा सहयोगात्मक व्यवहार और दूसरों की भावनात्मक जरूरतों को समझता है। और प्रक्रिया का अगला चरण होगा जिसमें स्वच्छता, व्यवस्था और समापन है। गतिविधि के बाद बच्चे अपने जगह साफ करेंगे, मिट्टी के बर्तनों को व्यवस्थित रखेंगे और साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएंगे। इसमें शारीरिक विकास या अपनी देखभाल, स्वच्छता, कक्षा कक्षा को व्यवस्थित करने में, रखने में व्यवहार को जांचेगा। आपने देखा कि इस प्रकार से हमने गतिविधि का निर्माण किया और इस गतिविधि में ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन को कवर करने की कोशिश किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताओं को कवर करने की कोशिश किया गया है और इस गतिविधि के स्ट्रक्चर को बनाने में हमने इंटरनेट की मदद ली है। आप भी ले सकते हैं। ठीक है, ये गतिविधि मैं आपको दे भी दूंगा। अब इस गतिविधि को करने के पश्चात हम आ जाते हैं इस कार्ड को कैसे भरें। अभी तक हम लिखे कहीं नहीं है, हमने क्या लिखा है? केवल ये प्रारंभिक जानकारी लिखे हैं और अभी हम इस जगह पर पहुंचे हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत, जिसके लिए हम गतिविधि का निर्माण किए हैं, बच्चों से हमने गतिविधि कराए हैं और लिखना कहीं पर नहीं है। अभी तक कहीं नहीं लिखे हैं, केवल ये प्रारूप था। लिखना क्या है आगे देखते हैं। अब कब कब क्या क्या होगा तो देखेंगे। अब हम आ जाते हैं किसमें? ये एचपीसी कार्ड में, जिसमें पहला है कार्य क्षेत्र एक, शारीरिक विकास। अब हम किसी एक विद्यार्थी का यह ओपन किए हैं। ठीक है, किसी एक विद्यार्थी का भरना है। जैसे राहुल नाम का कोई विद्यार्थी है। ठीक, हम राहुल को उदाहरण लेके चल रहे हैं। अब इस राहुल का मूल्यांकन हम किए। कब किए? जब हम उससे गतिविधि करा रहे हैं। इस गतिविधि के दौरान उनको पता ही नहीं चला कि हम उसका आकलन कर रहे हैं, उनको लगा कि वो मिट्टी के खिलौने तैयार कर रहे हैं। कब जो है योग्यताएं में, जागरूकता में प्रारंभिक देना है, मध्यम देना है, उच्चतर देना है। इसके लिए गतिविधि के आधार पर हमको रूब्रिक्स का निर्माण करना होगा। ठीक है, कि किस कंडीशन में हम उन्हें प्रारंभिक स्तर में रखेंगे, किस कंडीशन में मध्यम स्तर में रखेंगे और किस कंडीशन में उच्च स्तर में रखेंगे। और जो भी स्तर हम निर्धारित कर रहे हैं उसमें केवल टिक लगाना है और यहाँ पर एक लाइन का अवलोकन टिप्पणियां लिखना है। अर्थात लिखने का काम केवल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर टिक लगाना है। लेकिन टिक लगाने से पहले करना क्या क्या है देखिए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं सबसे पहला शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में योग्यता में, जैसा कि इसमें दिया गया है, कहाँ गए? इसमें जागरूकता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता को शामिल किया है। किसके अंतर्गत? शारीरिक विकास के अंतर्गत। अब इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थी से प्रश्न पूछेंगे और ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो कोड दिया हूं ये हमारी जानकारी के लिए है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत इतने गोल्स और कॉम्पिटेंसी को इसमें कवर किया जा रहा है। तो हमारा मूल्यांकन का प्रश्न होगा, क्या बच्चा मिट्टी के काम के बाद स्वयं की और कक्षा की सफाई का ध्यान रखता है? अब इसके आधार पर उसका हम स्तर का निर्धारण करेंगे। स्थिति फर्स्ट, रूब्रिक्स क्या होगा? यदि बच्चा हाथ धोने के चरणों को अर्थात स्टेप को नहीं जानता, कैसे हाथ धोना है नहीं जानता, और ना ही अपनी जगह को साफ करता है, तो वह किस स्तर पर रहेंगे? प्रारंभिक स्तर पर रहेंगे। उदाहरण के तौर पर काम खत्म होने पर वह मेज पर मिट्टी छोड़कर चला जाता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो काम करने के बाद वैसे वहीं पे गंदगी करके चले जाते हैं, साफ सुथरा नहीं करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी को हम जो है प्रारंभिक स्टेज पर रखेंगे और इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। क्या देखा हमने कि कार्य करने के बाद वह स्वयं की हाथ की सफाई किया, जगह की सफाई किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है, ठीक है, छोड़ दिया है, तो आ जाएगा प्रारंभिक स्टेज पर। अब यहाँ पर टिप्पणी में क्या लिखना है देखेंगे। टिप्पणी में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण दिए हैं, काम खत्म होने पर वह मेज पर मिट्टी छोड़कर चला जाता है, उदाहरण है। आपको टिप्पणी में यहां से लेकर यहां तक लिखना है कि स्वच्छता और व्यवस्था की आदतों हेतु निरंतर अभ्यास कराएं। तो हमने क्या किया? इतना बस को आपको वहां पे लिखना है। क्या करना है? इतना बस को ही लिखना है। तो देख सकते हैं, अगर लिखते बनता है तो एक बार दिखाता हूं। ठीक, यहाँ पर अगर लिखते बनता है तो एक आइडिया हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आप पेन से लिखेंगे, मैं कंप्यूटर से बता रहा हूं। इस प्रकार से आप उसमें लिखेंगे। ठीक है,
ये आगे पीछे हो गया टाइपिंग में, आप कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा अभी तक? केवल यहाँ पर जो है टिक लगाया और एक टिप्पणी यहाँ पर लिखे। ठीक है, एक टिप्पणी यहाँ पर हमने लिख दिया। अब मान लो वह बच्चा जो है प्रारंभिक स्तर से ऊपर का है। ठीक है, मैंने प्रारंभिक स्तर का उदाहरण बताया। तो जो विद्यार्थी, इसी प्रश्न के अंतर्गत आप देखेंगे, बच्चा निर्देश देने पर हाथ धोता है, अर्थात उसको बोलना पड़ता है जा हाथ धो के आओ, और अपनी जगह को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, तो वह जो है मध्यम स्तर पर आएंगे, और उस विद्यार्थी के लिए जो इस स्तर पर है उसमें हम यहाँ पर टिक लगाएंगे मध्यम स्तर पर। तीनों में टिक नहीं लगाना है, हर बच्चे का अलग अलग लेवल होगा, हर बच्चे का अलग अलग लेवल होगा, जो बच्चा जिस लेवल पर है उसमें टिक लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षक के कहने पर वह मिट्टी के टुकड़े उठाकर डिब्बे में रखता है। ठीक है। टिप्पणी, स्वच्छता के प्रति सजग है पर स्वतंत्र पहल की कमी है। ठीक। अब होगा, हम टिप्पणी इसमें इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। अब यदि बच्चा स्वयं अपनी मेज व्यवस्थित करता है, अपने हाथ धोता है और सफाई के लाभ को विस्तार से समझा भी देता है, अगर पूछेंगे क्यों साफ करना जरूरी है तो बता भी देते हैं, तो वह बिना कहे अपने मेज साफ करता है, दूसरों को भी हाथ धोने के लिए कहता है ना, तो वह हो जाएगा उत्कृष्ट स्तर, जो कि उच्चतर स्तर है। इसको स्काई लेवल कहा गया है, राष्ट्रीय स्तर पर जो एचपीसी तैयार हुआ है। मध्यम स्तर को माउंटेन कहा गया है और प्रारंभिक स्तर को स्ट्रीम अर्थात धारा कहा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक, मध्यम और उच्चतर है। तो इस प्रकार से जो है जागरूकता का आकलन किए। अब जागरूकता क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थी जिस भी लेवल में होंगे, जैसे कोई उच्चतर लेवल में होंगे तो उच्चतर लेवल में टिक लगाना है, ऐसे टिक लगाना उच्चतर लेवल में, और यहाँ पर जो गतिविधि है उसमें इस प्रकार से छोटा सा टिप्पणी को लिखना है बस। तो अभी तक हमने लिखने का काम क्या किया? केवल इतना को अभी तक लिखा है। अब ठीक इसी प्रकार आ जाते हैं संवेदनशीलता में, अर्थात इसमें संवेदनशीलता अर्थात उसमें कितना भावनात्मक जुड़ाव है, दूसरे के प्रति कितने परवाह है, लापरवाह तो नहीं है। क्या बच्चा उपकरणों का सुरक्षित प्रयोग करता है और मिट्टी के स्पर्श को पहचानता है? यह जो है एक प्रश्न है। अब इसके अगेंस्ट में उत्तर क्या क्या होंगे? पहला, बच्चा मिट्टी की बनावट में अंतर नहीं कर पाता और उपकरणों के असुरक्षित उपयोग के प्रति सचेत नहीं है। ठीक है, मिट्टी की बनावट में अंतर नहीं कर पाता, और उपकरण अर्थात मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए जो भी उन्होंने पेन या छोटा छोटा लकड़ी यूज किए होंगे, उसका सुरक्षा उसको समझ नहीं आता। जैसे उदाहरण के तौर पर वह तीली या प्लास्टिक का जो चाकू होता है, जैसे केक काटते हैं ना तो प्लास्टिक का चाकू होता है, उसको मिट्टी काटने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वह तीली या प्लास्टिक चाकू को असुरक्षित तरीके से पकड़ता है। तो टिप्पणी क्या लिखेंगे? संवेदी पहचान और सुरक्षा बोध हेतु मार्गदर्शन दे। ये हो गया टिप्पणी। अगर इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में कोई बच्चा मिट्टी के स्पर्श में बुनियादी अंतर पहचानता है, अर्थात वो गीला है, सूखा है, नरम है, कठोर है, और उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतता है समान रूप से, जैसे कि वह गीली और सूखी मिट्टी को छूकर उसके अंतर को बता देता है ना, और जो भी सामान उपयोग कर रहे हैं उसको बड़ी सावधानी से उपयोग करता है, तो वह जो है मध्यम स्तर पर होंगे। और इसमें लिखेंगे टिप्पणी में, संवेदी अनुभव और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, आप अपने अनुसार से इसमें टिप्पणी लिख सकते हैं, मैंने यहां लिखा है। अब इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बच्चा का उत्तर आता है। बच्चा का स्तर ऐसा है कि बच्चा सूक्ष्म स्पर्श अनुभूतियों में विभेद कर पाता है और सभी उपकरणों का अत्यंत सुरक्षित उपयोग करता है। उदाहरण के तौर पर वह खुरदुरी और चिकनी मिट्टी के बीच में सूक्ष्म अंतर बताता है कि कौन सा खुरदरा है और कौन सा जो है चिकनी है, और उपकरणों को उपयोग करने के बाद सही से संभालता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे संवेदी कुशाग्रता और सुरक्षा हेतु अत्यंत सतर्क है। इस प्रकार से आप सार्थक रूप से टिप्पणी लिख सकेंगे। अब इसी के अंतर्गत आ गया, अभी हमने क्या किया सेकंड में, इसमें हमने देखा कि संवेदनशीलता में किस स्तर पर है विद्यार्थी, यदि अच्छा दोनों में टिक नहीं लगाना है ना, यहाँ पर उदाहरण के समय किया था। संवेदनशीलता मान लो मध्यम स्तर पर है तो मध्यम में हम टिक लगाएंगे, और इसमें अवलोकन टिप्पणी जैसा कि हमने एक सुझाया है उसको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब आ गया रचनात्मकता। किसमें आ गए? रचनात्मकता में आ गए। तो रचनात्मकता में आप देखेंगे प्रश्न आ गया,
क्या बच्चा अपनी उंगलियों के सटीक उपयोग से मिट्टी की बारीक आकृतियां बना सकता है? आप देखेंगे कई बच्चे बहुत अच्छे से बनाते हैं और कई का तो बहुत अलग अलग देश का नक्शा बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चा मिट्टी को आकार देने में उंगली का नियंत्रण नहीं दिखा पाता और आकृतियां बेढंगी बनती हैं। वो कोशिश तो किया लेकिन आकृतियां बेढंगी बनी। जैसे वह मिट्टी का गोल लड्डू बनाने में भी कठिनाई महसूस करता है, उससे गोल भी नहीं बनता। तो ऐसे बच्चे रचनात्मकता के दृष्टिकोण से प्रारंभिक स्तर पर रहेंगे। और इसमें लिखेंगे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल विकास हेतु अधिक अभ्यास की जरूरत है। ठीक है। अब उसके पश्चात इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में यदि बच्चा मिट्टी के सरल खिलौने बना लेता है और उंगलियों का सामान्य नियंत्रण प्रदर्शित करता है तो वह मध्यम स्तर पे, जैसे वह मिट्टी की रोटी या सांप जैसी सरल आकृति बनाता है, सरल आकृति है ना, तो वह जो है मध्यम स्तर पे होंगे रचनात्मकता में। और उसमें हम टिप्पणी लिखेंगे शारीरिक समन्वय और रचना कौशल में क्रमिक सुधार है। अब देखते हैं एडवांस लेवल अर्थात उच्चतर स्तर। बच्चा मिट्टी से बारीक व सटीक आकृतियां बनाता है। देखेंगे कई जने जो है मूर्तियां बनाते हैं, एकदम रियलिस्टिक दिखता है और उंगलियों के उपयोग में गजब का नियंत्रण दिखाता है। जैसे उदाहरण पर वह मिट्टी के छोटे बर्तन या फलों पर बारीक डिजाइन भी बना लेता है। तो टिप्पणी क्या हो जाएगा? अंगों के नियंत्रण और सृजनात्मकता में उत्कृष्ट प्रदर्शन है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर उनका क्या हो जाएगा? एक टिप्पणी हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक जो हमने जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता में किस प्रकार से चिन्हांकित करना है, क्या टिप्पणी लिखना है, ये देखा। और यहां पर देखेंगे ये जो है शिक्षक द्वारा आकलन है। ठीक है। अब इसी आकलन के अंतर्गत अर्थात इस डोमेन के अंतर्गत दूसरा आकलन है विद्यार्थी स्वयं का आकलन करेंगे। आप देखेंगे इसमें कक्षा 1-2 का जो है यहाँ पर इमोजी दिया गया है जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इस गतिविधि के पश्चात बच्चे से पूछेंगे, वह स्वयं आकलन करेंगे कि मुझे यह कार्य अच्छा लगा या नहीं। अगर विद्यार्थी को अच्छा लगा है तो यहाँ पर इस इमोजी को वो उकेरेंगे, बढ़िया से बना सकते हैं कलरफुल। ठीक है। या इस प्रकार से टिक लगा सकते हैं। मुझे यह कार्य आसान लगा, यदि जो कार्य जो चीज उन्होंने बनाया है मिट्टी का, उसे यदि वह उनको आसान लगा होगा तो हाँ, और नहीं लगा होगा तो नहीं, और उनको पता ही नहीं कि आसान लगा कि कठिन लगा तो यहाँ पे करेंगे। होते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं। और तीसरा है इस कार्य को करने के लिए मुझे किसकी जरूरत थी? सहपाठी की अर्थात उनके दोस्त की, शिक्षक की, पुस्तक की, कंप्यूटर की, या कोई अन्य। जो भी उनको जरूरत पड़ा उसमें से उचित के स्थान को टिक लगाएंगे। ठीक है। यदि दोस्तों के साथ बनाए होंगे तो दोस्तों को लेंगे, शिक्षक की मदद की होंगे शिक्षक। ठीक है। ये हो गया स्व आकलन। अब स्व आकलन के बाद अगले पारी होता है कि सहपाठी द्वारा आकलन। तो उस चित्र पर गोला लगाएं जो दर्शाता है कि आपके मित्र ने इस गतिविधि पर कैसे करे। तो उस विद्यार्थी के द्वारा अपने मित्र का भी आकलन करना है, जिसको बोलते हैं सहपाठी आकलन। मेरे मित्र को यह कार्य करना अच्छा लगा, तो वो अपने मित्र के व्यवहार को देख करके बताएंगे उसको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। स्वाभाविक सी बात है, ये गतिविधि इतने मजेदार है कि उनको अच्छा लगा होगा। मेरे मित्र को यह कार्य आसान लगा, इसमें उनको देखना पड़ेगा कि आसान है कि कठिन है। जैसे उनको आसान नहीं लगा। इस कार्य को करने के लिए मेरे मित्र को क्या जरूरत थी, इसमें से उचित लिखेंगे। ये हो गया सहपाठी का आकलन। और इसमें एक आकलन पालक का भी होता है, तो पालक के आकलन को एक ही बार में इसमें सभी में शामिल कर दिया है। पालक अभिभावक का अवलोकन जिसमें इसमें शामिल किया गया है। अब यहां पर आपको लिखना है समग्र टिप्पणियां। ठीक है। इसमें लिखना है समग्र टिप्पणियां लिखना है। किसके क्षेत्र में? शारीरिक विकास के क्षेत्र में। तो समग्र टिप्पणियां में आपने जो भी गतिविधि कराए, शारीरिक विकास के अंतर्गत आपने जो भी अनुभव किया उसको लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि बच्चा फाइनली इस क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर मिला आपको, तो आप इस प्रकार से एक वाक्य में टिप्पणी लिख सकते हैं। विद्यार्थी को स्वच्छता की आदतों, उपकरणों के सुरक्षित उपयोग और सूक्ष्म मांसपेशियों के नियंत्रण हेतु निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है। अगर इस आयाम में इस कार्य क्षेत्र में विद्यार्थी का स्तर मध्यम स्तर है तो वहां पर लिखेंगे, इस हर तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है,
बच्चा जिस स्तर पे आया है उसी स्तर का हम लिखेंगे। मध्यम स्तर पे हो जाएगा विद्यार्थी स्वच्छता के प्रति सजग है और निर्देशों के अनुसार मिट्टी के उपकरणों का उपयोग व आकृतियों का निर्माण कर लेता है। यदि विद्यार्थी का स्तर हाई है, उच्चतर लेवल है अर्थात स्काई लेवल का है, तो विद्यार्थी ने स्वच्छता उपकरणों के सुरक्षित उपयोग और सूक्ष्म मांसपेशियों के सटीक समन्वय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से जो है आयाम 1 का जो कि है कार्य क्षेत्र 1 है, उनके सभी बिंदुओं को हमने यहाँ पर लिखा समझा। आप देखेंगे इसमें लिखने का काम कहाँ कहाँ पर है। लिखने का काम देखेंगे इस जगह पर 1 2 3 और ये 4 जगह पर लिखना है एक आयाम पे। ठीक है, 4 जगह पर लिखना है। बाकी जो है रूब्रिक्स आपको तैयार करके रखे रहना है या कहीं शिक्षक मित्र से मिल जाते हैं तो उसको आप अनुकरण कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपने यदि रूब्रिक्स तैयार किए होंगे तो यहाँ पर मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ। ठीक है, गूगल फॉर्म में जो है मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, तो गूगल फॉर्म में जो है आप भर दीजिए, उसको आप लोग एक्सेस कर पाएंगे ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और मैंने भी ये जो बनाया है उसको मैं उसी गूगल फॉर्म में डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और चूंकि अभी विभागीय कार्य करना है, अभी एग्जाम ड्यूटी में मुझे जाना भी है, तो इस पे बहुत सारी चीज़ बताना है। तो अभी हम कार्य क्षेत्र और शारीरिक विकास तक स्टॉप कर रहे हैं। इसके जस्ट सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इसी गतिविधि के अंतर्गत हम सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करेंगे, कौन सा उसमें हमने रूब्रिक्स तय किया है और रूब्रिक्स अर्थात मापदंड क्या होगा कि जिसके अनुसार से हम बच्चे का स्तर तय करेंगे कि वो प्रारंभिक है कि मध्यम है कि उच्चतर है। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमारी कोशिश रहेगा कि अगले वीडियो में हम पूरे कार्यक्षेत्र को एक साथ आपको बता दें, क्योंकि जो है समय का अभी काफ़ी दिक्कत हो जा रहा है, इस कारण थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम पूरा लेके आएंगे और विश्वास रखिएगा कि हम सभी जानकारी को क्रमबद्ध रूप से आपके बीच रखेंगे। तो आप तब तक जो है इस गतिविधि के अनुसार से आप अपने स्कूल के विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं या इसी प्रकार से कोई गतिविधि निर्माण कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 से मैं नारायण प्रसाद देवांगन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना सटीक लगा, यह भी बताइएगा। धन्यवाद।